नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। पावर वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अब मैं फ़ज़ल अमीन बेग हूँ। आज आप सबको पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है, आफरीनिश का दिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको रूहुल्लाह भी कहा जाता था। तो इसी मुनासिबत से आप सबको, जितने भी पैरोकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हैं, जिसमें जो है सर्टनली मुसलमान भी उससे कट के नहीं है, वो हम सब के पैगंबर है, और ईसाइयत में तो ख़ुद बख़ुद। और इसी मुनासिबत से आप सबको मुबारकबादी देना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि ये दिन तमाम इंसानों के लिए, तमाम चरिंद परिंद के लिए, तमाम मखलूक के लिए एक मुबारक दिन साबित हो, अमन ले आए, खुशी ले आए, और तमाम इंसानों के दरमियान आशती का वो सबब बने। और इसके साथ ही ये भी एक ज़बरदस्त मतलब एक कोइंसिडेंस या इत्तिफाक है कि इसी दिन हज़रत क़ाइद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन भी है, यानी 25 दिसंबर। तो उसी मुनासिबत से जितने भी पाकिस्तानी जहाँ कहीं पे भी इस दुनिया में है या किसी भी कोने में रहते हों, सबको मुबारकबादी देना चाहूँगा। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत सारे फरमुदात हैं, बहुत सारे पैगामात हैं, और इस मुल्क को बनाने के बाद किस तरह से इसको चलाया जाए, किस मॉडल पे, वो भी सबके सामने आया है, जो भी मतलब यानी बेसिक्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जानते हों। लेकिन उससे पहले एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने हमशीरा के हमरा, अपने अहबाब और रफ़क़ा के साथ मिल के जिस तरह से उन्होंने एक तगो-दो की कोशिश की, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ाइट के ज़रिए से, और फिर गरीबों को साथ मिला के, आवाम को साथ मिला के जिस तरह से इस मुल्क को बनाया, और 14 अगस्त 1947 को ये मुअर्रिज़ वजूद में आया। उसके बाद से लेके अब तक जब हम नज़र दौड़ाते हैं इस पाकिस्तान के तारीख़ पे, बहुत सारे नशीब व फराज हम देख रहे होते हैं। कमाल की बात यह है कि हज़रत क़ाइद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़े दो टोक अल्फाज में एक लीडर या एक रहबर की यही ख़ुसूसियत होती है कि वो आने वाले ज़माने को भी देख रहे होते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से फरमाया था, बहुत सारे फरमुदात हैं, इनमें से एक यही कि जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स है, उनको तंबीह किया था उन्होंने कि वो अपने काम से काम रखेंगे, इस मुल्क की खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, और आवाम के खादिम बनेंगे, पब्लिक सर्वेंट बनेंगे। तो सवालात बहुत सारे सीरीज़ में जब हमारे सामने रेज़ हो जाता है, उठते हैं कि क्या वाकई में हमारे पब्लिक सर्वेंट है या लॉर्ड बने हुए हैं। तो जवाब सेकंड वाला सामने आ जाएगा कि यहाँ कहाँ पब्लिक सर्वेंट, ये तो सब आका बने हुए हैं। बिलखुसूस उन्होंने जिस तरीक़े से अस्करी क़यादत को तंबीह की थी कि याद रखना, ये उन्होंने एनविजन की थी कि कहीं जाके ये अपने बंदूकों के बलबूते पे हुक्मरानी करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था ये आपका काम नहीं, आपका काम सिक्योरिटी है, आपने डिफेंस या दिफाई हवाले से अपना काम करना है, ये सियासत आपका काम नहीं है, आप आवाम के खादिम हैं। लेकिन बदकिस्मती उनके साथ जो कुछ हुआ, आप सर देख लीजिएगा, 11 सितंबर 1948 को दुनियाई फ़ानी से कूच कर जाते हैं, और उनके साथ जिस तरह से इंटेंशनली
एक लिहाज से उनको शहीद किया गया। आप जो भी मतलब ज़रा जाके देख ले हिस्ट्री के किताब को, ये बायस्ड फॉर्म में जो किताबें हैं या मतलब जो लिटरेचर से उनसे हट के ज़रा देख ले तो किस तरीके से उनको शहीद किया गया। जब कोयटा से कराची ला रहे थे तो क्या बहाना बन गया। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और उनकी शहादत किस तरह से होती है, आखिर मक्खियों की बरमार उनके मुंह पे, और उनके हमशेरा मरहुमा वो जिस अंदाज से कोशिश में रहती है कि किस तरह से उनका जान बचाया जाए, और एम्बुलेंस में तेल और पता नहीं क्या से क्या बहाने आ जाते हैं। ये बानी पाकिस्तान के साथ जब ये इस किस्म की जो ना हरकत और इस किस्म के जो ना हम एविडेंसेस देख रहे होते हैं तो आम लोगों की क्या हैसियत होगी इस मुल्क में। सेकंड, खान लियाकत अली खान के साथ जो कुछ हुआ, उनको जिस तरह से शहीद किया गया आपके सामने है। ये इन पे कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं। इसी तरीके से आगे बढ़े तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ जिस तरह से उनको ज़बह किया गया, ये बहुत अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक है जब इन चीज़ों को हम सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। जनरल मोहम्मद अयूब खान के दौर में वो और एक और कोई जनरल और इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस तरह से वो इसमें शामिल थे, उनको हराने में जिस तरह से इन्होंने हर वो मतलब हरबा इस्तेमाल किया कि वो आईनी हिसाब से, वोट के हिसाब से वो जीत गई थी, लेकिन किस तरह से उसको हरा के आखिर में दर्दनाक अंदाज से उनको शहीद किया गया। और उस पर इन्वेस्टिगेशन आज तक कोई इस पर बात नहीं कर सकते। क्या इसलिए बनाया था? हम जैसे लोग ना, हम डरने वाले हैं, और हमें पता है ये मुल्क को बनाने वाले अगर कायद आज़म और उनके हमशरा और उनके अहबाब और रफ़ीक़ार और दूसरे जो भी मतलब इसमें उनके साथ थे, तो क्या हम इस पर खामोश रहेंगे? नहीं, ये अब वो दौर नहीं है जिस अंदाज से ये 1950s, 60s, 70s, 80s का दौर नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, इल्म का दौर है, लोग समझ रहे हैं चीज़ों को कि किस तरह से जो है ना कहाँ जा रहे हैं। और बिलखुसूस हमारे यूथ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सलाम पेश करता हूँ जिस तरीके से वो खड़े हैं इस वक्त चेयरमैन इमरान खान के साथ। मैं इमरान खान के पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन हम गिलगित बल्तिस्तान वाले वैसे भी इस मुल्क के आइन का हिस्सा नहीं। वो एक अलग डिबेट है, इस पर खुल के मैं बात कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे इस दिन की मुनासिबत से मैंने मुनासिब समझा कि कुछ इस पर जो ना बातें कर लूँ। 1953 का एक इमरजेंसी, 1958 में मार्शल लॉ, 1969 में याह्या खान का मार्शल लॉ, 1977 में ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ, 1999 में जो है परवेज़ मुशर्रफ का जो वो मार्शल लॉ, फिर या मतलब उनका इमरजेंसी, फिर इसी तरीके से जनरल बाजवा के दौर में तो गंदगी की इंतहा कर दी उन्होंने। और जिस तरीके से अवाम का खून चूस रहे हैं, और साथ साथ में बिलखुसूस जो सीक्रेट एजेंसीज के लोग हैं टॉप पे, ISI, हमें फ़ख्र हो उस वक़्त कि ये जितने भी सीक्रेट एजेंसीज के लोग हैं, इन जो भी मतलब डाकू है, जो भी चोर है और जो भी लुटेरे हैं, जो भी मतलब इस हवाले से क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ने में मदद देते। यही होता है अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें हम तो इनका काम यही होता है। यहाँ उल्टा है। ऐसा नहीं कि तमाम फ़ौज में सब ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि तमाम सीक्रेट एजेंसीज के अंदर ऐसे ही है। कुछ लोग हैं जब लीडरशिप पे मतलब ऐसे मतलब मुनाफिक टाइप के और मफाद परस्त लोग आते हैं अपने ही सर्विसेज और अपने मफादात को डिफेंड करने के हवाले से, तो वो बेचारे नीचे क्या करेंगे। यही कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ। हम गिलगित बल्तिस्तान वाले उसी तरीके से, बल्कि तमाम दूसरे यूनिट के निस्बत हम ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। इस हवाले से तमाम गरीब अवाम, चाहे वो लोअर क्लास के हों या मिडिल क्लास के, इस वक्त तो जीना ही महाल हुआ है हम सब के लिए।
बाज़ार जाना नामुमकिन हो चुका है कि हम जाके वहीं से कोई ख़रीदे कोई चीज़ें, सब तो छोड़े, जहाँ हम खुर्दनोश के हवाले से जब कमोडिटीज़ के पीछे चले जाते हैं, सफ़र करना मुहाल हो चुका है, और डाकुओं के माफिया को हालांकि हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया गया, किसका कसूर है? क्या फ़ौज का काम यही है कि वो आके ये काम करें? उनका काम दिफाई काम है। जनरल साहिबान और बिलखसूस अब इस वक्त हाफिज़ साहब आए हैं, मैं पर्सनली ज़्यादा रिगार्ड देता हूँ उस हवाले से। जब हाफिज़ है हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, जनरल साहब, तो आपसे ज़्यादा हमारी तवक्कुआत है। आप अगर वाकई में एसेंस से देख रहे हैं, खाली हाफिज़ बनना नहीं, इल्म बी अमल मिस्र ज़ंबूर बी असल, यही कहते हैं फ़ारसी में। वो इल्म जहाँ अमल ना हो उसके साथ, तो वो उस ज़ंबूर यानी उस वास्प के मानंद है, जो इंग्लिश में कहते हैं वास्प, आई थिंक बीड के मानंद है, कि जो असल नहीं दे रहा हो। यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत जो हाफिज़ कुरान हो और उन चीज़ों को जो डॉक्ट्रिन्स है परवरदिगार आलम का, जब वो आपको पता है और उसमें भी ये सब कुछ क्लियर आया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो वाकई में इस्लामिक और यूनिवर्सल वैल्यूज़ है उनकी पासदारी करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के जो भी चार्टर से, कॉवेनेंट से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी पासदारी करेंगे। हम लोग खामोश नहीं अभी रहेंगे। इस हिसाब से हम अपने आवाज़ उठाएंगे, चाहे मेरे जैसे माजूर लोग हो, ख़वातीन हो, बच्चे बच्चियाँ हो, चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, कोई खामोश अब नहीं रहेगा। ये जिस डगर पे इस मुल्क का डायरेक्शन जिस लेवल पर ले जाया जा रहा है, उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि शायद इसमें इतनी जल्दी से मतलब तब्दीली ना आई, कोई राह रास्त पे ना आए। हम सूरह फातिहा को हर टाइम नमाज में, दुआ में बार बार पढ़ते हैं और कहते हैं कि जब कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। तो हम सिरातुल मुस्तकीम को छोड़े हैं और ज़ालीन या दालीन के जो ना उस रास्ते पे चले हैं, और इसीलिए तो गरीब से गरीब तर और बल्कि अंडर पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। पाकिस्तान का दिवालिया होने जा रहा है, और यहीं पे उस हिसाब से क्या होगा इस मुल्क का। ये बॉर्डर्स सिक्योरिटी फोर्सेस का अपने जगह पे, लेकिन अवाम ने संभाला है। याद रखना, चाहे हमारे हुंजा के बॉर्डर्स हो, गिलगित बाल्टिस्तान के दूसरे बॉर्डर्स हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जो मतलब अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के साथ लगा है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अवाम ने संभाला, न कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एज पर से। अवाम ना हो तो मुल्क भी नहीं रहेगी, अवाम ना हो तो फौज भी नहीं। रियासत बदलते ही रहते हैं, याद रख ले जो भी ज़िहिस है। रियासत एक पॉलिटिकल एंटिटी है। ये विद द कोर्स ऑफ टाइम जहाँ नाइंसाफ़ी हो, जहाँ अदल इंसाफ ना हो, जहाँ गरीबों के साथ जो है ना जुल्म ज़्यादती हो, उस वक़्त अवाम खड़े हो जाते हैं। मैं यही दुआ करता हूँ आखिर में कि इस मुल्क पे परवरदिगार आलम अपनी नज़र रहमत हमेशा कायम रखे, और जो भी मुख्तलिफ लेवल पे हुक्मरानी में है इनको अक्ल दे, होश दे, और बिलखसूस जो अस्करी क़यादत जब भी मतलब इसके बाद है वो abstain करे, purely decide once and for all, decide that well you don't have anything to do with the politics, and it is the task and the job of the political figures or the political activists and the leaders
ہر کوئی اپنے اپنے لمٹس میں رہیں گے تو ملک جلدی سے آگے بڑھے گی. نہیں تو یہ معاشی لحاظ سے کوئی انڈیا اس پہ جو ہے نا حملہ کر کے کوئی گڑبڑ نہیں, کیونکہ باپ کا بھی کوئی چارہ نہیں ہے. وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے, جہاں پہ پھر فور فرنٹ میں جہاں پہ بھی ہمارے فوج کے درمیان بھی وہ لوگ, آپ سب کو پتہ ہے فوج کے اندر کون ہے لڑنے والے. پھر ہمارے گلگت بلتستان کے ہمارے سپوت پہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں, فوج کے اندر بھی فیلڈ پہ یہی ہے. ان کو یہ یا ان کی وفاداری سمجھے یا ان کی بیوقوفی سمجھے, جہاں پہ بھی ہو اس ملک کو بہتر انداز سے آگے لے جانا ہم سب کا کام ہے. فوج کی قیادت سے میں پورے فوج کو بالکل مورد الزام نہیں قرار دیتا, نہ تمام جنرلز کو مورد الزام قرار دیتا ہوں. بریگیڈیئر سے نیچے تو میں کہتا ہوں یہ لوگ موسٹ آف دا کیسز میں دیکھیں بریگیڈیئر سے نیچے وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے, وہ تو امپلیمنٹرز ہے. یہ میجر جنرل سے ابو جو پوزیشن پہ ہوتے ہیں, اور تمام جنرلز بھی نہیں, کچھ مفاد پرست انہوں نے ایسا کیا ہے تاریخی حساب سے, جس کا میں تھوڑا سا مطلب ذکر میں نے کیا ایک تاریخ کے ادنیٰ سے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے. تو مجھے امید ہے کہ اس ملک کو دیوالیہ سے نکالنے کے لیے ہر کوئی اپنا یعنی جو رول ہے کردار ادا کرے گا اور کرے گی. اور یہ جو ڈاکوؤں کا مافیا ہم پہ مسلط ہے یہ ہوش میں رہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا نون لیگ کے یا فضل الرحمان گروپ کے یا کوئی اور. ان کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, لیڈرشپ پہ انفارچونیٹلی ان کو لایا نہیں جاتا, چاہے وہ مسلم لیگ کے اندر ہو یا مطلب پیپلز پارٹی کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں ان کے اندر, لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا. اٹس سو مچ انفارچونیٹ. اور ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کہاں کس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں جب پارٹیوں کے اندر ہی جمہوریت نہ ہو, ڈیموکریسی نہ ہو. تو امید ہے کہ اسی طریقے سے تحریک انصاف میں بھی اب تک مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب اس کے اندر بہت اچھے ہیں. ہم انسان ہیں, ہم سب جو نا کمزور ہے, ہم امپرفیکٹ ہے. جب امپرفیکٹ ہے تو ہر کسی انسان کے اندر بھی وہی کمزوری سامنے آتی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں, ان کے اندر بھی بہت سارے کمزوریاں ہیں, لیکن کم از کم ایک دو چیزوں کا ذکر اسی لیے ضروری ہے کہ ایک جو لیڈرشپ کے لیے چاہیے, جھوٹ نہیں بولتے نا, چوری یا ڈاکہ زنی تو نہیں کی ہے نا, یہ دو کم از کم یہ دیکھیں. کسی دولت کے حرص میں تو نہیں ہے نا, کسی اقتدار کے حرص میں تو نہیں ہوں گے. کیا اگر ایسا ہے تم بتا دیجئے. اگر اس حوالے سے ہم یہ کہیں کہ نہیں اقتدار کے حوالے سے سب کچھ کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال. یہ اپنی زندگی کے چھوٹا سا جو مطلب چھوٹا بھی نہیں, نصف صدی تو میں نے گزار دیا ایجوکیشن میں بھی, جا کے اپنا ماسٹرز ایم فل پی ایچ ڈی لیول پہ تک پہنچ گیا. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو, ایسا بھی نہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. کریٹیکل انالیسز یہ امپورٹنٹ ہے ہر حساب سے, اور وہ انالیسز انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے. آج کے دور میں انفارمیشن کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. مین اسٹریم میڈیا پر جس طرح سے قدغن لگایا گیا ہے, اور لفافے کے جو جرنلسٹ سامنے مطلب پروموٹ کر رہے ہیں, اور جہاں پہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم جہاں تک ہو سکتا ہے حق کی آواز ہم اٹھائیں گے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور امید ہے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس دن پیدائش یا یوم پیدائش کے موقع پہ ہم اپنی اندرونی نظریں کھول دیں گے. صرف بصارت ہی نہیں بلکہ بصیرت کو بھی ایکسرسائز دیں گے, کہ کچھ آگے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ملک کس سمت جا رہی ہے. اور ایک دفعہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پاکستان میں, مسیحی برادری ہو, کوئی بھی انسان ہو, حضرت عیسیٰ سب کا پیغمبر تھا, صرف مسیحی یا عیسائی برادری کا نہیں. پیغمبر جو بھی آئے ہیں
ان کا مطلب ٹیچنگ ایک ہی، سب کے لیے، انسانوں کے لیے برابر، اور یہی ہے کہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، حرص و ہوس سے دور رہے، حسد سے دور رہے. یہ انہی پہ اگر ہم ان کے ٹیچنگ پہ ہم عمل کریں، گھمنڈ نہ کرے، تکبری سے باز رہے، اور رواداری کو سامنے لائیں گے، تو یہ ملک بھی انشاءاللہ بہت جلد آنے والے سالوں میں نہیں، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں نا انشاءاللہ آگے بڑھے گی. آپ سب کو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ کہوں گا. بہت بہت نوازش، آپ لوگوں نے مجھے سنا. سما خراشی کا جو ہے میں معذرت خواہ ہوں، کسی کو بھی بری لگی ہے میری یہ باتیں، معذرت چاہتا ہوں. بہت نوازش.